नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दुनिया को पहले से अंदाजा तो था कि अमेरिका कभी न कभी ईरान पर हमला करेगा, लेकिन वह इतनी जल्दी करेगा और इतने अप्रत्याशित तरीके से करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ दिनों पहले तक खबरें आ रही थीं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पहले बातचीत कर सकते हैं। जब यह हमला हुआ तब की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो अमेरिका के सिचुएशन रूम की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी जनरल्स के साथ सीनियर सीनेटर मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मौजूद थे। खास बात यह है कि जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दी है कि वो ईरान पे हमला ना करें, क्योंकि जेडी वेंस का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है वो लंबे समय तक एक युद्ध में फंस सकता है। मार्को रूबियो की भी यही राय थी, लेकिन फाइनल डिसीजन ट्रंप का ही था, जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा अटैक करो, और फिर B-2 बॉम्बर से ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा हमला कर दिया गया। अब दुनिया में बेचैनी है, इस बात का डर है कि ईरान अब क्या करेगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, अमेरिकी ठिकानों पर सीधा हमला करेगा? ये सब सवाल दुनिया के सामने हैं। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका नाटो का हिस्सा है और अनऑफिशियल लीडर भी है। ऐसे में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश युद्ध में खिंच सकते हैं। इसी बीच भारत ने डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ईरानी राष्ट्रपति से बात की। करीब 45 मिनट तक चली बातचीत में पूरी कंडीशन पे चर्चा हुई। अब तक ट्रंप और मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका से देर रात भारत को कॉल आ सकती है। भारत ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वह इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है, सभी पक्षों से शांति और बातचीत की अपील करता है। भारत की ट्रेड की बात करें, पिछले 6 सालों से भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा है। भारत की प्राथमिकता चाबहार पोर्ट है, न कि तेल। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, भारत भी प्रभावित होगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी दुविधा में फंस गया है। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्हें शांति का चैंपियन बताया गया था। व्हाइट हाउस में लंच भी हुआ था। पाकिस्तान को क्या पता था कि अगले दिन समीकरण ही बदल जाएगा। पाकिस्तान एक अजीब स्थिति में है। एक और उसने अमेरिका का गुणगान किया, ट्रंप की तारीफ की, दूसरी ओर उसे अब ईरान का समर्थन करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान उसका पड़ोसी देश है। दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई हैं। चलते पाकिस्तान को कई आर्थिक फायदे मिलते थे, जैसे कि ऑयल की स्मगलिंग। पाकिस्तान अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है। ईरान के कहने पर उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की, जिसे रूस और चीन का समर्थन मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर कहा कि बैठक न्यूयॉर्क में बुलाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि यह मांग ईरान ने की थी और पाकिस्तान, रूस और चीन ने इसका समर्थन किया है। पाकिस्तान ने अपने बयान में अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर हुए हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पर सवाल उठता है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? एक ओर वह अमेरिका के सामने झुक रहा है ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल सके, दूसरी ओर वह ईरान से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। दो नाव की सवारी है जो अक्सर डूबने का कारण बनती है। अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया है, यानी रात का हथौड़ा, जो सचमुच ईरान पर रात के अंधेरे में चलाया गया। इस हमले के बाद दुनिया की निगाहें रूस पर टिक गई, क्योंकि रूस ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और मजबूत सहयोगी है। अब इस पर रूस की सबसे बड़ा रिएक्शन आया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को अब परमाणु हथियार देने का समय आ गया है। यह बयान पूरी दुनिया की मीडिया में छाया हुआ है। मेदवेदेव ने यह दावा किया है कि अगर ईरान खुद का परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाया तो रूस और उसके सहयोगी देश ईरान को सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड देंगे। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि अब अमेरिका के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले में रूस भी कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देगा। यह बयान दुनिया को संकेत दे रहा है कि अब सिर्फ अमेरिका और ईरान में लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि इसमें रूस जैसे परमाणु शक्तियां भी खुलकर उतर सकती हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को गुप्त रूप से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जासूसी करने में मदद की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड को अपने देश में ऑपरेट करने की छूट दी, ताकि ईरान की डिफेंस सिस्टम पर नजर रखी जा सके। ट्रंप ने पाकिस्तान का बखूबी यूज किया। पहले उससे नोबेल प्राइज की तारीफें ली, फिर अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान सफाई देता फिर रहा है कि हमें कुछ नहीं पता था। पाकिस्तान की इस दोहरी पॉलिसी को देखकर लगता है कि खुद को मुश्किल में डाल दिया है। ईरान अब पाकिस्तान से बेहद नाराज होगा। वहीं अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान उसका समर्थन करे। इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा।
ना ईरान का ना अमेरिका का। भारत ने कभी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, ना ही कोई अंधभक्ति दिखाई। भारत ने पहले ईरान से बात की और फिर डिप्लोमेटिक रूप से संतुलित बयान जारी किया। ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लुभाया फिर ईरान पर हमला कर दिया, वह उनकी कट थ्रॉट डिप्लोमेसी को दर्शाता है। उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। वो जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें कोई छू नहीं सकता, और यही बात वह अमेरिका में जोर शोर से कहेंगे कि देखो मुझे नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया और मैंने अमेरिका के दुश्मन को सबक सिखाया। लेकिन अब असली सवाल यह है, ईरान का अगला कदम क्या होगा? अगर ईरान ने जवाबी हमला किया, नाटो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। फिर ये सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत बन सकता है। फिलहाल कंडीशन बहुत सीरियस है। आने वाले दिनों में बहुत तेजी से घटनाएं बदलेंगी। मैं आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट देता रहूंगा। हालांकि आपको क्या लगता है, ईरान अब क्या करेगा? कमेंट करके हमें बताएं।